हेलो माय डियर लर्नर्स, अभी हम आज बीए सिक्स सेमेस्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे क्योंकि आपका सिक्स सेमेस्टर का पेपर वन का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी अगर आपके एग्जाम में आएंगे आप उसे क्रैक कर सकते हैं, आप उसे एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक वन बाय वन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके में आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका पढ़ता है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज चैप्टर ए, जिसमें हिंद स्वराज एक बुक है जिसमें आपको 20 चैप्टर में से सिर्फ आपको ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में है, चैप्टर 8 और चैप्टर 18, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका था एलन शोल्टर। एलन शोल्टर ने एक एसेइस्ट थे, ठीक है, फीमेल एसेइस्ट। उन्होंने लिखा है लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 3 फेसेस पूछा जाता है, हर बार पूछते हैं 3 फेसेस कौन कौन से थे। नेक्स्ट आपका था महेश दत्तानी का 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, और हमें इसको पढ़ेंगे 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। नेक्स्ट है कमला मार्कंडे का नेक्टर इन अ सी, ये वाली एक स्टोरी है। और मुल्कराज आनंद द अनटचेबल, ये तीनों आपकी एक स्टोरी है जिसको जो बहुत ज़्यादा आपसे कोर्स में आपसे आता है। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट में इस स्टोरी को अगर बता देते हैं, प्लॉट समरी, प्लॉट स्ट्रक्चर, तो इजीली आप उसके थीम, उसके कैरेक्टर्स से जो भी चीज़ें हैं आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना है तो इन दोनों में, ठीक है, तो पेपर वन का। लेट्स स्टार्ट, हम अभी स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी का हिंद स्वराज चैप्टर 8 और चैप्टर 18, इसको हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, इसको देख लेते हैं। हिंद स्वराज के बारे में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़िए कि इंट्रोडक्शन में आपसे अगर कभी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है तो आप सबसे पहले हिंद स्वराज के इंट्रोडक्शन को आप पहले लिखेंगे, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप आपका स्टेप मार्किंग आपकी कैसे होती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हिंद स्वराज है ये एक बुक है, ठीक है, जिसको कब लिखा गया था, 1909 में, 1909 में इस बुक को लिखा गया था। कब लिखे थे? गांधी जी लिखे थे ऑफ कोर्स, और कब लिखे थे? ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, जब वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो रहे थे जब वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो रहे थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तब उन्होंने ये बुक लिखे थे 1909 में, और इसी बुक को इस बुक को उन्होंने एक डायलॉग की तरह लिखा है। ये ध्यान रखिएगा आप कि कभी आपसे एग्जाम में या कभी भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाता है, कभी अगर इन केस क्वेश्चन आ गए तो एटलीस्ट आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपसे ये पता हो जाएगा कि ये बुक लिखी गई थी, इसको डायलॉग फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि ये डायलॉग किसके बीच में था? ये डायलॉग बिटवीन एडिटर एंड रीडर। यहाँ पे एडिटर कौन थे? गांधी जी। और रीडर कौन थे? इंडियन नेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये एक सेकेंड फॉर्म आ गया कि आपका डायलॉग फॉर्म में लिखा गया था। नेक्स्ट आता है आपका कि हिंद स्वराज की मीनिंग क्या है। हिंद स्वराज का क्या है मीनिंग? तो इसका मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल, मोरल डिसिप्लिन, मोरल डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड।
ठीक है। तो आप इन तीन चीजों को अपने इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा कि पहला चीज क्या है कि ये इसको गांधी जी कब लिखे थे, जब वो 1909 में लिखे थे, जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका जब वो रिटर्न हो रहे थे तब उन्होंने लिखे थे। सेकंड चीज इसमें डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें डायलॉग दो लोगों के बीच में, एडिटर और रीडर। एडिटर कौन है, गांधी जी, और रीडर कौन है, इंडियन नेशनलिस्ट। थर्ड चीज क्या है इसमें आपका स्वराज की मीनिंग क्या है आपका, सेल्फ कंट्रोल, मोरल डिसिप्लिन या इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। मतलब ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया ताकि आप विचारों को भी अपने विचार को बहुत ही आसानी से समाज के सामने आप रख सकते हैं। अब देखिए चूंकि इसमें क्या है कि आपके 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर 8 चूंकि 20 चैप्टर का एक बुक है, 20 चैप्टर्स का एक बुक है, ठीक है, जिसमें आपको 2 चैप्टर आपके सिलेबस में है, चैप्टर 8 और चैप्टर 18। चैप्टर 8 में बताया गया है सिविल डिसोबीडियंस को, जिसको हम चलिए चैप्टर 8 हम इसको पढ़ते हैं। चैप्टर 8 आपका है सिविल डिसोबीडियंस, जिसे हम पैसिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है, पीसफुल मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि अ पीसफुल मेथड ऑफ resisting unjust law। मतलब ये कि एक ऐसा मेथड है, सिविल डिसोबीडियंस क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी भी कोई अगर लॉ, कोई कानून अगर आप नहीं मानते हैं तो बहुत ही पीसफुल तरीके से आप उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही चीज़ है। इसको सविनय अवज्ञा कहते हैं, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था भारत देश में गांधी जी के अंदर में। नेक्स्ट आपका आता है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसके कुछ की पॉइंट्स, मतलब इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इस बुक में। तो सबसे पहला आपका आता है फर्स्ट पॉइंट आपका आता है मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी में क्या एक्सप्लेन किया गया है, इफ अ लॉ इज अनजस्ट पीपल हैव द राइट एंड ड्यूटी टू डिसओबे इट। मतलब कि अगर कोई लॉ अनजस्ट है, मतलब अन्याय के विरुद्ध है, कोई लॉ, कोई कानून ऐसा बना है जो कि गलत है, आपके अगेंस्ट, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़, कोई लॉ जो बना है वो गलत है, तो आपका ये अधिकार है, आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको मना कर सकते हैं, उस रूल को मानने से आप मना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नॉन वायलेंस। देखिए इस वाले में तो मोरल ड्यूटी बता रहा है कि अगर आप किसी लॉ को नहीं मानते हैं, कोई लॉ आपके अकॉर्डिंग गलत है, कोई चीज़ आपके विचार से वो चीज़ें सही नहीं है, तो आप उस चीज़ को मना कर सकते हैं, ये आपका राइट है, आपकी ड्यूटी है। ठीक है, लेकिन सेकंड में क्या बताया गया है, नॉन वायलेंस की मतलब कि आप उस चीज़ को मना तो करेंगे लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, आपको हिंसा नहीं करना है, मारपीट दंगा नहीं करना है, आप एक नॉर्मल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को आप समाज के सामने रख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पावर ऑफ सोल फोर्स। सोल फोर्स का मतलब है सत्याग्रह। ठीक है, पावर ऑफ सोल फोर्स मतलब कि जो आत्मा को जो नियंत्रण है ना, सोल मतलब आत्मा। ठीक है, तो अगर आप आत्मा से किसी चीज़ को सत्य, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान अगर सच बोलना चाहता है ना, तो वो अगर मतलब कोई इंसान हमेशा सच बोलता है, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान हमेशा सच बोलता है तो वो कोई भी सिचुएशन हो जाएगी वो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वो कैसे, क्योंकि वो बाय सोल वो डिसिप्लिन है। ठीक है, बाय सोल वो अपने
अपनी कुछ चीज़ों को लेके कमिटेड है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि पावर ऑफ सोल फोर्स, मतलब ये कि गांधी कॉल इट सोल फोर्स मतलब सत्याग्रह, इट इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल फोर्स, मतलब यही कहे जा रहे हैं कि अगर आप किसी से मार पिटाई करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके अगर आप अपनी बात मनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि देयर हैज सम पॉसिबिलिटीज कि सामने वाला इंसान उस चीज़ को ना माने, लेकिन अगर आप धरना प्रदर्शन करके बैठते हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल अड़िग होके कहते हैं कि मुझे आपके विचार नहीं पसंद है, तो मैं पीसफुल तरीके से वहाँ से हट जाता हूँ, साइडलाइन हो जाता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, तो वो जो सोल फोर्स है वो फिजिकल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है सफरिंग एज स्ट्रेंथ। इसमें ये है वन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, सफरिंग एज स्ट्रेंथ। मान लीजिए कि अगर आपने कोई गलती की है, ठीक है, ऐसा समझिए कि अगर आपने एक कानून बना और आपने उस कानून की अवहेलना की, कोई चीज़ें आपने उस चीज़ को डिसऑबे, मतलब आपने उस चीज़ को नहीं माना, कोई कानून सही है, ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को भी मानने के लिए आपको अगर पनिशमेंट भी मिलता है तो भी आप उसको सह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल में जब गांधी जी धरना प्रदर्शन के बैठे थे तो गांधी जी को उस समय जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये उन्होंने इस चीज़ को इस वाले पॉइंट्स को उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि अगर आप सत्य के लिए बिल्कुल कमिटेड है, अगर आप अगर कोई चीज़ आपकी सही है, कोई चीज़ सत्य है, सही है, सच है, अगर उसके लिए आप कमिटेड है कि नहीं ये सच है, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, तो अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो आप उस सफरिंग के लिए भी आप तैयार रहिए। नेक्स्ट आता है सफरिंग अवेकन्स द कंसाइन ऑफ द ऑपरेसर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सफरिंग जो होता है ना, आपके सामने वालों को एक तरीके से ना वो एकदम एक तरीके से बिल्कुल हिला सकता है। जैसे मान लीजिए कि जब हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जब युद्ध शुरू हुआ था 1857 में, जब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, तब बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मार पीट करके, मतलब कई लोगों ने बलिदान दिया, कई लोगों ने कई तरीके से, मतलब उस टाइम ऐसा था कि लोगों ने मारपीट करने के सोचे कि हम आज़ादी पा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। बट एट लास्ट गांधी जी का अपने आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध किया, ठीक है, और इस वजह से बहुत ही थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन एट लास्ट हमें आज़ादी मिली, ठीक है, अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा मिला, हमें आज़ादी मिली। तो ये हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सफरिंग में, अगर आपका सफरिंग भी आपको फेस करना पड़ता है तो आप उसे कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला इस चीज़ से वो डर जाता है कि इसमें कितना पावर है। नेक्स्ट आता है आपका मास पार्टिसिपेशन। मास पार्टिसिपेशन इसमें है आपका when many people practice civil disobedience unjust system collapse, जब बहुत से लोग, ठीक है, देखिए मेजॉरिटी हमेशा मैटर करती है, तो जब बहुत से लोग सिविल डिसोबीडियंस के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, सच्चाई के लिए, सविनय अवज्ञा के लिए, कि आप सविनय अवज्ञा का मतलब होता है किसी चीज़ों को, किसी कोई भी लॉ को या किसी चीज़ को बहुत ही विनम्र, बहुत ही हम्बल होकर उस चीज़ को डिनाई करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ को, सिविल डिसोबीडियंस का प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनजस्ट सिस्टम जो होता है, जो अन्यायपूर्ण सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली वो कोलैप्स होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी यही कहना चाहते हैं इस चैप्टर में कि आप अगर सिविल डिसोबीडियंस को, अगर आप किसी चीज़ को अगर अपना मनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत है, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा है, तो आप इथिकली और डिसिप्लिन होके और नॉन वायलेंट तरीके से आप अपनी बात को समाज के सामने रख सकते हैं और सामने वाला सुनेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 18, हम देख लेते हैं चैप्टर 18। अब इसमें चैप्टर 18 में आपके क्या दिया हुआ है, एजुकेशन। इसमें उन्होंने एजुकेशन की बात की है, ठीक है।
गांधी क्रिटिसाइज द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। उस समय गांधी जी क्या करते थे कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किस चीज का, क्रिटिसाइजेस किस चीज का, द ब्रिटिश द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया मतलब आलोचना की है किस चीज का, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का गांधी जी आलोचना किए और उन्होंने एंड सजेस्ट, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया है अपनी बुक में चैप्टर 18 में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और क्या सजेस्ट किया कि ट्रू एजुकेशन शुड बिल्ड, true education should build character and self reliance। ठीक है, उनका यही मानना है कि जो ट्रू एजुकेशन होता है, जो ट्रू एजुकेशन होता है, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को इंग्लिश भाषा इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो लोग उनका गुलाम बन सके। ये उस समय की बात है जब गांधी जी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो गांधी जी इस चीज़ को वो लिख रहे, इस चीज़ को जब वो बुक में लिख रहे थे तब उन्होंने इस बात को रखी, अपनी बात लोगों के सामने रखी कि अंग्रेजी इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि हम उनकी गुलामी कर सके। लेकिन आज के डेट पे ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, उस समय उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं वो हमें अपना गुलाम बनाना चाहती है, हमें अपने अंदर अपने अंडर में रखना चाहती है। तो उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, इस चीज़ को आलोचना किया और सजेस्ट किया कि जो ट्रू एजुकेशन है, जो असल में जो शिक्षा होती है वो इंसान का कैरेक्टर, इंसान का चरित्र बनाती है। ठीक है, इंसान को लायक बनाती है, ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, जब आप एजुकेशन इनका कई सारे थॉट आप बाकी और भी जगह पे इनके पढ़ोगे, इनके विचार। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या है, इस चैप्टर में की पॉइंट्स क्या क्या है इनके। फर्स्ट आपका आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश इज एजुकेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ इन्होंने सबसे पहली बात तो जैसे मैंने अभी बताया कि गांधी जी सबसे पहले तो इंग्लिश एजुकेशन को वो क्रिटिसाइज करते थे। उनका यही मानना था कि क्रिएट्स मेंटल स्लेवरी। मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि उस समय 1947 में हमारा भारत देश जब आज़ाद हो रहा था, तो उस समय जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, तो गांधी जी का ये मानना था कि जो अंग्रेज है वो हमें इंग्लिश इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो हम उनके स्लेव बन जाए, हम उनके गुलाम बन जाए, उनके नौकर बन जाए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग हमसे वो काम करा सके। आज के टाइम पे ये सिचुएशन काफ़ी अलग है क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है, कोई किसी को इसके अंडर में नहीं रखता, बल्कि इंग्लिश सिर्फ सीखने के लिए ही, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही नहीं बल्कि एक कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको इथिकल चीज़ें भी सिखा देता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपको सिखा देता है। ठीक है, लेकिन उस समय के जब सोच था तो उस समय की सोच में गांधी जी का यही मानना था कि इंग्लिश जो है वो आपको क्या करता है, मेंटल स्लेवरी, मेंटली आपको गुलाम बना देता है। डिसकनेक्ट पीपल फ्रॉम देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, वो कहीं ना कहीं, हाँ आज के टाइम पे ये चीज़ें आज भी हो रही है, कुछ जगह पे ये हो रहा है कि लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्राइड में ले लेते हैं, इतना ज़्यादा घमंड ले लेते हैं कि मुझे इंग्लिश आती
आती है तो वो अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी चीज़ को गांधी जी ने अपनी बुक चैप्टर हिंदू स्वराज में चैप्टर 18 में इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है उस चीज़ों को उन्होंने डिनाई किया, उस चीज़ों को उन्होंने डिसओबे किया है, क्योंकि वो हमें सबसे पहली बात मेंटल स्लेवरी मतलब हमें गुलाम बनाता है। दूसरी चीज़ कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें डिस्कनेक्ट करता है हमारे कल्चर से और हमारे ट्रेडिशन से। नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉस ऑफ नेटिव लैंग्वेज। हाँ, ये चीज़ें सच है कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताई कि उस समय की बात ऐसी थी, क्योंकि सिचुएशन, कोई भी फिलॉसफी जब भी बनती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनती है। और गांधी जी को एक बहुत बड़े फिलोसोफर के रूप में देखा जाता है। तो उस समय जो उन्होंने ये बात रखी थी कि लॉस ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस, तो उन्होंने ये चीज़ें कही कि जब कई ऐसे लोग थे, आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि आज के टाइम पे भी जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को वो कहते हैं कि हमें नेटिव लैंग्वेज से वो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ें कही हैं कि इंग्लिश डोमिनेट्स व्हाइल इंडियन लैंग्वेज आर नेग्लेक्टेड। जब इंग्लिश इतना ज़्यादा डोमिनेशन उसका इंग्लिश का बन गया था कि जो इंडियन की जो लैंग्वेज थी, आप देखेंगे कि जो इंडिया है एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले प्रोसेस पे काम करता है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इस चीज़ को उन्होंने यही कहा था कि जब इंग्लिश पूरी तरह से डोमिनेट हो जाता है तो लोग नेटिव लैंग्वेज को कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगते हैं, नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि नेटिव लैंग्वेज ये यूजलेस है, कहीं ना कहीं हमारी उसको बोलने में इंसल्ट हो रही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मानना है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज को बोलें, उस चीज़ को प्रेफर करना ही ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको जैसा आपका सिचुएशन है वैसे ही आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एजुकेशन। यहाँ पे गांधी जी ने जो ट्रू एजुकेशन की बात कही है, गांधीज व्यू, तो उनका ये मानना है कि ट्रू एजुकेशन क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो ट्रू एजुकेशन की बात कही है, तो वो ट्रू एजुकेशन क्या है। ट्रू एजुकेशन वो एजुकेशन है जो कि एक इंसान में, मतलब जब एक बच्चा जब एजुकेटेड हो, जब वो 3 साल या 6 साल का जब बच्चा पढ़ने जाता है, तो उसके अंदर एजुकेशन का जो एक पूरा प्रोसेस, पूरा मेथड से वो गुजरता है, तो वो एजुकेशन एक इंसान को सिर्फ लैंग्वेज, एक इंसान को सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी मोरल वैल्यूज़ को उसके डेवलप करने के लिए होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स को बिल्डिंग करने के लिए होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल उसको आना चाहिए, सेल्फ रिलायंस उसको आना चाहिए। मतलब ये कि उसके अंदर जब वो एजुकेशन लेता है, ट्रू एजुकेशन वो चीज़ है जब इंसान में नैतिकता आती है, ह्यूमैनिज्म आता है, ठीक है। जब वो एक इंसान फिलैंथ्रोपिस्ट बनता है तब वो चीज़, मोरल वैल्यूज उसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टर बिल्डिंग। एक इंसान के अंदर चरित्र का निर्माण होता है, जो ट्रू एजुकेशन होता है वो चरित्र का निर्माण करते हैं। थर्ड, प्रैक्टिकल स्किल्स, उसको रटन पद्धति से जो चीज़ें हमारी पहले चले आ रही थी वो चीज़ों को उन्होंने हटा करके गांधी जी ने ये कहा कि एक बच्चा जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ करके सीखता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर वो करके सीखता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें याद रहती है। तो ये स्किल भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज आप लोग देखते हैं कि कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल उसको ऐड कर दिया गया, तो मतलब एक तरीके से वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिलायंस, मतलब उसने एक तरीके से ना वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की वो कोशिश उसको